हम बात करने जा रहे हैं उस एक मर्ज की जिसको दवा तो बहुत ज़रूरी चाहिए मगर नहीं मिल पा रही। वो है पाकिस्तान की इकॉनमी, हमारी जो मईशत है उसका पहिया जिस तरह से चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशियत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब इस मर्ज की दवा इन्हीं से लेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये मैं जिक्र करता रहता हूँ कि टू फेसेस ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट से ही सुन लिया जाए तो लगता है कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर फिर खुद ही जो है ना अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक तो वो 2017 से पहले का पाकिस्तान जब बताते हैं तो आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं फॉलो करता रहता हूँ। जिस तरह का वो बताते हैं उस तरह के हालात नहीं थे, और वो ये आज का जब उस पर आए तो वो उसमें गोल कर जाते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। मैं सिर्फ ये मैं देख रहा था, आतिफ भी यहाँ पाकिस्तान के बड़े नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका देख रहा था, उनका जी हमारी 70 साल दौर में 2023 और 24 से बुरे साल नहीं थे, ग्रोथ के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। 2009 में ठीक है इंटरनेशनल एक क्राइसिस था, और 2020 के अंदर क्योंकि यहाँ सैलाब 22 के अंदर सैलाब आए हुए थे, या 2020 के अंदर जो हैं वो मसाइल कोरोना का मसला आ गया था, वो समझ आती है। मगर ये जो हालात हैं ये हमारी गलत पॉलिसियों और मैन मेड हमारे अपने सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपका तज्जिया 100% दुरुस्त है। कोरोना की आड़ में जिस तरीके से ताकतवर तबकों को गैर ज़रूरी मराद दी गई थी कई हज़ार अरब की, ये वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड था। अब 2022, 23 और 24 में जो आपने मईशत की बात की, मैं रिकॉर्ड में ये इजाफा कर दूं कि इस मुद्दत में बैंकों ने, ताकतवर तबकों ने, कारपोरेट इदारों ने पाकिस्तान में जितना मुनाफा कमाया उसकी पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ये एक मुकम्मल गठजोड़ है मुल्की अशराफिया का और बैरूनी अशराफिया का। उसमें स्टेट बैंक भी शामिल हैं और दीनी मजहबी जमातें, सियासी पार्टियां, उलमा, मुफ्ती, इस्लामी नज़रियात कौंसिल, ताजिर, सनतकार, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। अब ये बात मैं क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ, आप इसका मैं बता दूँ कि अब हम एक IMF के साथ एक 37 महीने का प्रोग्राम में जा रहे हैं। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि 37 महीने तक पाकिस्तान की मईशत लड़खड़ाती रहेगी, हमारी गर्दन 4 मुल्कों के हाथ में रहेगी। जो रोल ओवर्स कर रहे हैं वो 1 साल के लिए किया है, वो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और यूएई जब चाहें वो ब्रेक लगा दें। हमें अपने इनकी रोल ओवर हर साल कराना पड़ेगा, हमें मज़ीद कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद भी गुजारा नहीं होगा। और तीसरी बात ये कि मुल्की कर्ज़ों को भी आगे चल के रीशेड्यूल करना पड़ेगा। हुकूमत ने जो आदाद शुमार रखे हैं 2027 की इस हुकूमत ने, उसकी रोशनी में एक आम आदमी भी ये कह सकता है कि बुनियाद रख दी गई है कि 2027 के बाद हम 25वें प्रोग्राम में IMF के पास जाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, तहरीक इंसाफ के अलावा भी जो हैं, वो कभी ये बातें करने के बजाय सिर्फ ये करते हैं कि लूट लिया, बर्बाद कर लिया, कभी भी स्पेसिफिक बात से इज्तनाब करते हैं। इसलिए करते हैं कि उससे ताकतवर तबकों के मफादात पर ज़र पड़ती है। अभी मैं बात आपको इसको बता दूं कि हमने ये कहा कि 2027 तक टैक्स GDP का तनासुब 13% रहेगा। माजी में ये 14.4% था, लेकिन जब ये 14.4 था तो कर्ज़ों पर सूद जो था वो तकरीबन बहुत कम था, 100 रुपये में 62 रुपये सूद था। अब तो 100 रुपये में 122 रुपये सूद है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम पार्टियों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी है या खामोशी कि ये जो 15,000 अरब रुपया वज़ीर आज़म ने कहा था कि FBR कम वसूल कर रहा है, सिर्फ FBR अगर सूबों का शामिल कर लें तो 22,000 अरब रुपया सालाना हम कम वसूल कर रहे हैं। और तमाम पार्टियां इस बात पर खामोश है। कोई ये नहीं कहता कि जनाब अगर ये 15,000 या 22,000 आपने वसूल करना है तो टैक्स GDP 13 नहीं होगा, ये तो फिर 17, 18, 19 होगा। एक और मैं आपको रिकॉर्ड पर बात बता दूं, एक मिडिल क्लास का जिसके पास 200 गज का मकान था, अगर वो उस मकान को बेचे तो उसको 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि जब वो 4 करोड़ उसके पास आएंगे जो उसने 200 गज का मकान बेचा है, तो उसको रात की नींद हराम हो जाएगी कि उस पर 40% उसके मुनाफे पर टैक्स लगा दिया। अभी देखिए दुनिया में कहीं हमने नहीं देखा, पाकिस्तान में भी डिपॉजिट पर पहले तो 0 होता था मुनाफे पर, फिर 10% कर दिया था, अब ये उन्होंने 40% कर दिया। यानी ये कह रहे हैं कि बेवकूफ़ आदमी, तुम बैंकों में पैसा मत रखो, तुम इसके डॉलर बना लो, बाहर भेज दो।
मुझे आप बताइए कि बैंकों का मुनाफा, बैंकों में जो पैसा रखा था, ये तो वो पैसा है जिस पर हम टैक्स दे चुके थे। अब बैंक ने अगर मुनाफा दिया तो आप 10% उस पर ले लें। आप टैक्स लूटने वालों से तो, कौमी दौलत लूटने वालों से तो 6% टैक्स लेते हैं। जिसने बैंक में जमा कराया, मुल्की बचतें की, उसको आप कह रहे हैं 40% टैक्स दे दो तो वो डॉलर बनाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि 15,000 या 22,000 अब टैक्सों की वसूली कम, मुल्की बचतें जो माजी का रिकॉर्ड है उससे तकरीबन 10,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर रहे हैं। और कायदे आज़म ने, आपको याद होगा, 1 जुलाई 48 को जब स्टेट बैंक का बच्चा ने बुनियाद रखा था तो उन्होंने बचतों की अहमियत बताई थी कि कर्जों के बजाय बचतों पे जाओ। अब एक साजिश हो रही है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तीनों पार्टियां कर रही हैं तो ये बजट पे डॉक्टर साहब, ये इस पे हम कल तफसील से स्टोरी भी कर रहे हैं कि एक तरफ वो ऑस्टेरिटी की बातें कर देते हैं, मगर अपना उनका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन बजट के अंदर वो सबका डबल हो गया है। पार्लियामेंट का भी डबल हो गया है, सदारती महल का भी डबल हो गया है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी डबल हो गया है। 1-2-4 डिपार्टमेंट बंद करने की सिर्फ बातें हो रही हैं, पर रोज़ की कोई 2-4 हर महीने में नई अथॉरिटीज़ बन जाती हैं। पर आप जो डरा रहे हैं कि बाद में भी IMF के हमारा क्या बुरा हाल होगा, और अभी हम वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स और इस मुश्किलात से ही निकले। पर यहाँ तो आज की ये मैं खबर देख रहा था कि 28 अगस्त को IMF का इजलास है और उसके अंदर बाकी एजेंडे के अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, जिससे कि अभी भी ये शक रहते हैं कि हमारा ये एग्रीमेंट अभी मौजूदा शराइत में भी, सख्त शराइत में भी कबूल होता है या नहीं होता। मैं ये समझता हूँ ये 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा, इसकी अहमियत नहीं है। अहमियत ये है कि इसके बाद हमें 2027 के बाद फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, जबकि चीन का शायद ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, अमेरिका नहीं इजाज़त देगा। तो मैं तो अभी भी एक हल, एक और मेरे जहन में आया, मैं आपको बता दूं। 25A है, 25A वो ये है कि हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आइन का 25A आर्टिकल 25A आइन के अंदर है, ये मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर दूं, उसमें यह है कि 26 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेइंतहा मुकदमात कर रही है, सियासी मुकदमात, रिजर्व सीट्स के, इलेक्शन के। मेरा तो ख्याल ये था कि वो एक खुद नोटिस लें और उसमें ये कहें कि भाई देखो 25A है, इसमें हर बच्चे को तालीम देनी है। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तीनों पार्टियों ने जो वायदे किए थे एलोकेट करने का, उसका 1/3 भी नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट अब उनको ये हुक्म दे कि हम ये कहते हैं कि आप 25A के तहत 26 मिलियन बच्चों को 5 साल में मुकम्मल जो है वो तालीम दें, तो उसको कम से कम हर साल 50 लाख बच्चे स्कूल भेजें। उसके मुताबिक बजट बना दें पहले तो, और उसमें तालीम का बजट, कितने स्कूल चाहिए, कितनी डबल शिफ्ट चाहिए, कितने उस्ताद चाहिए, पहले तो ये रख दें। उसके बाद आप सेहत के लिए 2.5% मिनिमम चाहिए, वो रख दें। उसके बाद दिफा का रख दें। उसके बाद जो कर्ज़ों पर सूद देना है वो रख दें। उसके बाद ये कहें कि जी आप अपने अखराजात कर लें, और जो टैक्सों की ईमानदारी से वसूली है अवाम पर बोझ डाले बगैर कर लें। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। ये सब कुछ अशराफिया कर लें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये हिम्मत कर ले, 25A को कर ले, तो आप ये देखेंगे कि मेरे मुल्क की जो जब 22,000 अरब का मैं आपको बता रहा हूँ टैक्सों की चोरी है, यह वसूल नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म 15,000 खुद कह रहे हैं FDR का। तो ये तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त सूरत हाल है। ये आतिफ मियाँ ने ही आज एक ग्राफ शेयर कर गया है, उसे देख के मुझे जब से ये देखा है तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने सिर्फ गूगल का एक क्वेरी गूगल के ऊपर डाल के चेक किया कि कितने बच्चे या पाकिस्तानी जो हैं वो बैरूनी मुल्क के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो पता चला जी दुनिया में हाईएस्ट ऊंचा ग्राफ है। और पिछले 2 साल में जो ये मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बुरे तरीन साल रहे, उसमें ये ग्राफ जो है ये 10-15% पे था, ये 60% पे यूं करके ऊपर पहाड़ी की तरह जो है ना बिल्कुल स्टीप ऊपर जा रहा है।